जी सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय उत्तम क्लासेस में। 22 जनवरी से 29 जनवरी तक के हमारे जितने भी वीवीआई प्रश्न बनते हैं वीकली करंट अफेयर के, सभी क्वेश्चंस को हम डिटेल में एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ करेंगे। नीचे पीडीएफ मिल जाएगी आपको इसके डिस्क्रिप्शन में, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से किस अभिनेत्री को सम्मानित किया गया? कौन सा अवार्ड है ये? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड सुष्मिता सेन को मिला है। किसको मिला है? सुष्मिता सेन को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनका नाम सुनते ही माइंड में क्लिक करना चाहिए। भारत की तरफ से पहली मिस यूनिवर्स रही है 1994 में। सबसे पहले यहां पर मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था भारत की तरफ से। और आर्या 2 के लिए इन्हें एक शो है इनका, ये आर्या 2, तो इनके लिए ये अवार्ड दिया गया है। यहां पर आप फोटो देख सकते हो, है ना। और डीसी साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल, ये जो संस्था है इसके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है, डीसी साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल द्वारा। इसको भी आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए अदर्स जो अवार्ड्स मिले हैं अभी हाल ही में, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड, वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड किसे दिया गया है? कृति क्रंथ को दिया गया है। हाल ही में किसे दिया गया है ये अवार्ड? वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड कृति क्रंथ को दिया गया है। ऑस्कर अवार्ड 2021 बेस्ट डायरेक्टर, ऑस्कर अवार्ड 2021 का बेस्ट डायरेक्टर क्लोए झाओ। क्लोए झाओ कहां के हैं? ये बीजिंग के हैं भाई, याद रखना, बीजिंग चीन के हैं, ये डायरेक्टर हैं, इन्हें ऑस्कर अवार्ड दिया गया है डायरेक्टर वाला। सर रिचर्ड हेडली, ये अवार्ड भी आपको याद रखना है। केन विलियमसन न्यूजीलैंड टीम के कैप्टन है क्रिकेट टीम के, तो केन विलियमसन को भी आप याद रखेंगे। इनको सर रिचर्ड हेडली अवार्ड मिला है। नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 रुमाना सिन्हा सहगल को मिला है। रुमाना सिन्हा सहगल को मिला है ये अवार्ड नेल्सन मंडेला का। ये दक्षिण अफ्रीका के भूतपूर्व ये राष्ट्रपति रह चुके हैं और ये रंग भेद के खिलाफ, आपको पता होगा रंग भेद के खिलाफ काफी इन्होंने जागरूकता फैलाई है नेल्सन मंडेला ने, तो इनके नाम से ये अवार्ड दिया जाता है, मानवतावादी पुरस्कार दिया जाता है। रुमाना सिन्हा सहगल को मिला है। छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार, पुरस्कार छत्तीसगढ़ का है लेकिन उड़ीसा की कौन सी? उड़ीसा की दूती चंद को ये मिला है। उड़ीसा की दूती चंद को ये अवार्ड दिया गया है। इस अवार्ड को भी आप याद रखेंगे। और ये आर्या 2 के लिए सुष्मिता सेन को अभी ये अवार्ड दिया गया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, 25 जनवरी को जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा? भ्रष्टाचार करप्शन में जो इंडेक्स रहा है भारत का वो 85 नंबर का रहा है। 25 जनवरी को ये जारी हुई है, तो ये याद रखिएगा। और किसके द्वारा ये भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी किया जाता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल संस्था जर्मनी के द्वारा। इसको भी आप याद रखेंगे। पहले नंबर पर डेनमार्क है। कौन है? पहले नंबर पर डेनमार्क है और आखिरी नंबर पर पाकिस्तान है। आखिरी नंबर पर कौन है? पाकिस्तान है। भारत का स्थान 85 नंबर है। इसके अलावा अदर जो हमारे इंडेक्स रहते हैं बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहते हैं, उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। यहां पर देखिए, एक है हमारा अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 का 40 नंबर पर भारत रहा है। कौन से नंबर पर? 40वां स्थान है बौद्धिक संपदा सूचकांक में। वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स में 66 नंबर यानी 66 नंबर पर रहा है। भ्रष्टाचार पर मैं आपको बता चुका हूं 85 नंबर पर। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 101 नंबर पर। पहले ये 94 था, 7 नंबर छलांग लगाई है भारत ने, तो 101 नंबर पर हुआ है ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स, भूखमरी इंडेक्स में 101 नंबर पर। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 121 नंबर पर। वैश्विक शांति सूचकांक में, शांति सूचकांक में 135वें नंबर पर। हैप्पीनेस में, खुशहाली रिपोर्ट में 139 नंबर पर भारत है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 142 नंबर पर भारत है ना। ये सभी इंडेक्स आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रह जाते हैं, सभी को आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, भारत ने किस राज्य में अपनी तरह का पहला सबसे बड़ा वैज्ञानिक बर्ड एटलस एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो किस राज्य ने किया है वैज्ञानिक बर्ड एटलस जो कि पक्षियों के रिकॉर्ड को रखेगा? केरला ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है वैज्ञानिक बर्ड एटलस को, जिसमें 361 पक्षियों की प्रजातियों को इसके रिकॉर्ड रखा जाएगा इस पोर्टल पर। केरला में इसे लॉन्च किया है। कब से कब तक के यहां पर रिकॉर्ड रहेंगे? 2015 से
20 तक के आंकड़ों को इस पोर्टल पर रखा जाएगा और 361 पक्षियों की प्रजातियों के रिकॉर्ड को रखा जाएगा। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। सलीम अली, बर्डमैन ऑफ इंडिया, बर्डमैन ऑफ इंडिया सलीम अली। आप हमें बताएंगे सलीम अली उद्यान कहां पर है? सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? ये हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। चिल्का झील में नल बना पक्षी अभ्यारण्य, नल बना पक्षी अभ्यारण्य चिल्का झील उड़ीसा में है ना, सबसे खारे पानी की झील। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो ये जो है नलबना पक्षी अभ्यारण्य ये चिल्का झील में है ना, उड़ीसा में। तो ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे। केरला ने वैज्ञानिक बर्ड एटलस पोर्टल लॉन्च किया है। मॉरिशस अपनी पुलिस के लिए किस देश से उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर निर्यात करने के लिए समझौता कर रही है? तो मॉरिशस ने एक समझौता किया है अपनी पुलिस के लिए हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए। किस देश से किया है? भारत से किया है। किससे किया है? भारत से किया है। कौन खरीदेगा? मॉरिशस खरीदेगा। किसके लिए खरीदेगा? अपनी पुलिस के लिए खरीदेगा। कौन सा मॉडल खरीदेगा भारत से? ALHM के 3 नंबर, ये 3rd नंबर है ना, ALHM के 3 नंबर ये हेलीकॉप्टर है, ये मॉडल है, ये नाम है। इस मॉडल के नाम के हेलीकॉप्टर खरीदेगा मॉरिशस। समझौता हुआ है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के साथ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ, जो कि इसकी स्थापना 23 दिसंबर 1940 को हुई थी। बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। चेयरमैन यहाँ के R माधवन है। ये सब आपको डिटेल में याद रखना है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर। हाल ही में किस राज्य ने अपने लिविंग रूट ब्रिज के लिए भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने यूनेस्को से विश्व धरोहर स्थल टैग प्राप्त करने की मांग की है? इसका आंसर होगा मेघालय, जो कि मेघालय का एक लिविंग रूट ब्रिज है। उस ब्रिज के लिए सबसे पहले ज्ञापन सौंपा भारतीय प्राणी सर्वेक्षण को, जो कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ज्ञापन सौंपा। फिर इसने मांग की यूनेस्को से कि इसे विश्व धरोहर स्थल का जो टैग दिया जाए इस लिविंग रूट ब्रिज को, जो कि मेघालय का है ना। तो अब देख लेते हैं यहाँ पर जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। धरती बनर्जी कौन है? धरती बनर्जी जो है जूलॉजिकल सर्वे इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष है। इसका मुख्यालय जो है वो कोलकाता में है। यूनेस्को में शामिल होने वाली भारत की 39वीं धरोहर अभी करंट में 40 है। कितनी है? 40 है। 39वीं शामिल हुई थी रामप्पा मंदिर, रामप्पा मंदिर जो कि तेलंगाना में है। कहां पर है? तेलंगाना में है। 40वीं जो शामिल हुई है धोलावीरा, जो कि गुजरात में है। कहां पर है? गुजरात में है। यूनेस्को में शामिल होने वाली भारत की नवीनतम अमूर्त धरोहर, जिसे छुआ नहीं जा सकता, दुर्गा पूजा जो है ये यूनेस्को में शामिल होने वाली भारत की नवीनतम अमूर्त धरोहर है। इसको भी याद रखेंगे। मूर्त कितनी है हमारी? 40 है। अमूर्त कितनी है? टोटल 14 है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये मैंने यहां पर लिखा हुआ है ना। यूनेस्को में भारत के कुल कितने शहर हैं? यूनेस्को में जो भारत के कुल कितने शहर हैं? अहमदाबाद और जयपुर। और यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है? ये भी सभी को पता होगा, पेरिस में है, फ्रांस पेरिस में। और इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहां पर। हाल ही में मतदाता दिवस कब मनाया गया? मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया गया। हर साल हम 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? चुनावों को सुगम बनाने के लिए, लोगों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए। और 25 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। ये आप याद रखेंगे। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, इसीलिए 25 जनवरी को मनाया जाता है। 2011 से हम मनाते आ रहे हैं। चुनावों को सुगम बनाने के लिए, लोगों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए। समावेशी, सुगम और सहभागी, ये इस बार की 2022 की अभी ये थीम रही है। ये हमारी समावेशी, सुगम, सहभागी। इंग्लिश में आप देख सकते हो, फोटो में भी लिखा हुआ है, इंक्लूसिव, एक्सेसिबल और पार्टिसिपेटिव, है ना। ये सब आपको याद रखना है। अभी चुनाव के बारे में, चुनाव आयुक्त के बारे में बात करते हैं। तो पहले हमारे भारत के चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन रहे हैं। कौन? सुकुमार सेन। वर्तमान में कौन है? सुशील चंद्रा है। और पहली मुख्य चुनाव आयुक्त कौन रही? रमा देवी। कौन रही थी? रमा देवी। गरुड़ ऐप और स्वीप ऐप, जो कि चुनावों में पारदर्शिता लाने के लिए गरुड़ ऐप और स्वीप ऐप निर्वाचन आयोग द्वारा लॉन्च किए गए थे। इन दोनों ऐप को भी आप याद रखेंगे, है ना। तो ये सब आप डिटेल में याद रखेंगे। चलिए
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को वर्ष 2021 का चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। ये काफी सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो ग्लोबल लेवल पर अपने अपने वर्ड को यहाँ पर रैंकिंग देती है, और यहाँ पर देखिए मैरियम और कैम्ब्रिज, ये अलग अलग यूनिवर्सिटीज के मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। अभी फिलहाल हम देखते हैं चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर 2021 शब्द जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने चुना है, तो वो कौन सा चुना है? यहाँ पर एंजाइटी। कौन सा? एंजाइटी, जिसको हम हिंदी में चिंता बोल देते हैं। किसको? चिंता बोल देते हैं, एंजाइटी को, है ना। ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर, ये हिंदी नहीं आएगा, ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2021 जो वैक्स चुना गया है ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर डिक्शनरी द्वारा। और ऑक्सफोर्ड हिंदी वाला अब देखते हैं हम यहाँ पर आत्मनिर्भरता, है ना, ये चुना गया है। मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर पेंडेमिक चुना है। कौन सा? पेंडेमिक। मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने 2021 के लिए, ये 2020 का था मरियम जो कि पेंडेमिक था, मरियम ने चुना था, और ये अब 2021 का चुना है, ये वैक्सीन को चुना है ना। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2021 वर्ड ऑफ द ईयर परसेवरेंस, परसेवरेंस, ये आप याद रखेंगे कैम्ब्रिज द्वारा। ये सभी जो वर्ड हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, आपके एग्जाम के लिए पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कोयला क्षेत्र में संबंधित कोयले की सभी जानकारी को एक ही जगह पर यानी रखने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है, तो उस पोर्टल का नाम क्या है? तो केंद्र सरकार ने इसे लॉन्च किया है, इसका नाम है कोयला दर्पण। क्या है? कोयला दर्पण। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जो कि इस पोर्टल पर सभी प्रकार की कोयले की जानकारी मिलेगी कोयला दर्पण पे, याद रखेंगे। बोकारो, धनबाद, झरिया, बोकारो, धनबाद, झरिया कोयले उत्पादन के स्थान है। झारखंड में सबसे ज्यादा, झारखंड में हमारे भारत में सबसे ज्यादा कोयला होता है। छत्तीसगढ़, कभी छत्तीसगढ़ ऊपर हो जाता है, कभी झारखंड ऊपर हो जाता है, दोनों में सबसे ज्यादा होता है। कोयले की खान में मीथेन गैस उत्पन्न होती है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। विश्व में सबसे ज्यादा कोयला चीन में होता है। कहां पर होता है? चीन में होता है। दूसरे नंबर पर अमेरिका, और यहां पर देखिए भारत जो है वो चौथे स्थान पर है। कौन से? चौथे स्थान पर है। विश्व का काला प्रदेश जर्मनी कहलाता है। कौन सा? विश्व का काला प्रदेश जर्मनी कहलाता है। भारत का काला क्षेत्र दामोदर नदी क्षेत्र कहलाता है। भारत की जो काला क्षेत्र कहलाता है वो दामोदर नदी कहलाता है। इतना सब आप याद रखेंगे। कोयले से संबंधित जानकारी एक पोर्टल पर मिलेगी जो कि केंद्र सरकार ने इसे लॉन्च किया है, कोयला दर्पण, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, किस भारतीय फिल्म ने 19वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एशियाई फिल्म प्रतियोगिता खंड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता है? ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एशियाई फिल्म प्रतियोगिता खंड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है कुंजांगल। ये मूवी है कुंजांगल जो कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव एशियाई प्रतियोगिता में। इस फिल्म के निर्देशक विनोद राज हैं। कौन है? विनोद राज हैं। इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर, जो कि फिल्म से संबंधित बाकी जो अवार्ड है उनको भी हम देख लेते हैं। इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर हेमा मालिनी को हाल ही में और प्रसून जोशी को दिया गया, है ना। इन दोनों को आप याद रखेंगे। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार कंगना रनौत को मिला था। जल्लीकट्टू तमिलनाडु की एक प्रतियोगिता है जो कि पोंगल त्योहार पर की जाती है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। मिताली एक्सप्रेस चली थी बांग्लादेश और भारत के बीच में, है ना। इतना सब आप डिटेल में याद रखेंगे इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की? मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी पहली बार हुआ है, भारत ने इसकी मेजबानी की, याद रखिएगा। इसमें जो भागीदारी देश हैं वो मध्य एशिया के ही हैं। कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सभी देश मध्य एशिया के हैं, जिससे कि भारत इनसे व्यापार बढ़ाने के लिए, अपने रिश्ते मजबूत करने के लिए ये शिखर सम्मेलन हुआ है। और सबसे पहले बात हुई है अफगानिस्तान पर। अफगानिस्तान पर क्यों हुई है? जो कि भारत जो है इन देशों से रिश्ते मजबूत करने के लिए, आवागमन के लिए अफगानिस्तान के रास्ते को चुनेगा, जो कि ईरान से होकर अफगानिस्तान जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान और चीन से तो हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तो ये अफगानिस्तान ही ऑप्शन बचता है इन देशों पर। इन देशों से अफगानिस्तान के बारे में चर्चा हुई। अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क के बारे में भी देख लीजिए, 26 जनवरी को मनाया जाता है ये वाला दिवस। और सीमा शुल्क संगठन जो है ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। कहां पर है? ब्रुसेल्स इसकी राजधानी है बेल्जियम की, तो यहां पर इसका मुख्यालय है। 26 जनवरी को हम अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क मनाते हैं, दिवस मनाते हैं।
सीमा शुल्क में डिजिटल परिवर्तन करने के लिए ये हर साल मनाया जाता है 26 जनवरी को। ये सब डिटेल में आप याद रखेंगे। CSIR ने कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन के परीक्षण के लिए कौन सी एक स्वदेशी किट विकसित की है यानी लॉन्च की है ओमिक्रॉन के परीक्षण के लिए। इसमें ओम नाम से CSIR ने, इसका मुख्यालय कहां पर है, नई दिल्ली में है और 1942 में इसकी स्थापना हुई थी CSIR की, जो कि ओमिक्रॉन के परीक्षण के लिए एक स्वदेशी किट विकसित की है ओम नाम से, है ना। 150 रुपए की लागत से ये मिलेगी और 2 घंटे में ये परिणाम देगी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट वायरोलॉजी है ये आखिरी परमिशन देती है कि किस किट को जो लॉन्च किया जाएगा किसको नहीं किया जाएगा। ये परमिशन फाइनली परमिशन देती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। कहां पर है ये, पुणे में है, ये भी आपको याद रखना है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संगठन लखनऊ में है। कहां पर है, लखनऊ में है ना। इतना सब आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा यहां पर, 24 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 के लिए कितने बच्चों को प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से कितने बच्चों को नरेंद्र मोदी ने 2022 में 24 जनवरी को, हर साल राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, इस अवसर पर, इस मौके पर 29 बच्चों को यहां पर सम्मानित किया और 1-1 लाख रुपए की राशि भी दी गई यहां पर। इतना भी याद रखेंगे। डिजिटल सर्टिफिकेट के साथ सम्मानित किया गया। अब ये डिजिटल सर्टिफिकेट जो है ये ब्लॉकचेन तकनीक के द्वारा यहां पर वितरित किए गए, बांटे गए, जो कि IIT कानपुर ने बनाए थे। याद रखिएगा, ब्लॉकचेन तकनीक द्वारा ये डिजिटल सर्टिफिकेट जो है ये वितरित, बांटे गए। IIT कानपुर द्वारा ये ब्लॉकचेन तकनीक द्वारा ये डिजिटल सर्टिफिकेट बनाए गए थे। 2022 के लिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात हो रही है, इसकी शुरुआत हुई थी 1961 में। सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 1965 में, है ना। इतना आप याद रखेंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में, दामोदर मोजा को अभी ये 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। किसको, दामोदर मोजा को, जो कि इनकी भाषा है कोंकणी भाषा, है ना। तो ये 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है, दामोदर मोजा को मिला है। 56वें की बात हुई तो नीलमणि फूकन, नीलमणि फूफन को मिला है। ये आसमिया भाषा से है। किससे है, आसमिया भाषा से है। पहला किसे मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार, GS कुरु को, जी शंकर कुरु को। ये मैंने बताया 1965 में मिला था, है ना। किसे मिला था, GS कुरु को, जी शंकर कुरु को। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो 23 भाषाओं में दिया जाता है। कितनी भाषाओं में दिया जाता है, 23 भाषाओं में दिया जाता है। हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दया प्रकाश को मिला है। किसे मिला है, दया प्रकाश को। हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दया प्रकाश को मिला है। और सम्राट अशोक नाटक के लिए मिला है, ये भी आप याद रखेंगे। दया प्रकाश को जो ये हिंदी भाषा में साहित्य पुरस्कार मिला है वो अशोक नाटक के लिए मिला है। किसे मिला है, दया प्रकाश को मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं में दिया जाता है और ज्ञानपीठ पुरस्कार 23 भाषाओं में दिया जाता है। सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 की बात हुई है तो यहां पर विनोद शर्मा को मिला है 5 लाख रुपए की राशि के साथ। 5 लाख रुपए की राशि के साथ विनोद शर्मा को सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 दिया गया है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 प्रथम फाउंडेशन को मिला है। ये सब पुरस्कार के बारे में याद रखेंगे। और बालिका दिवस पर 29 बच्चों को ये राशि दी गई, 1-1 लाख रुपए। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, 29 बच्चों को पुरस्कृत किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा यहां पर, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस की बात हो रही है तो 24 जनवरी को हर साल हम अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। अगर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की बात हो रही हो तो नवंबर में 11 नवंबर को हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं और अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाते हैं। 25 जनवरी को अभी हम पढ़कर आए हैं मतदाता दिवस, है ना। इसके अलावा जो और दिवस बचते हैं हमारे, उनके बारे में देख लेते हैं। जनवरी के 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है लुईस ब्रेल के जन्मदिन पर। लुईस ब्रेल कौन है सर, ये लुईस ब्रेल फ्रांस से हैं और इसने अंधों को शिक्षित करने के लिए ये ब्रेल लिपि की खोज की थी, इसलिए 4 जनवरी को इनके जन्मदिन पर विश्व
ब्रेल दिवस हर साल मनाया जाता है। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। 5 जनवरी को विश्व पक्षी दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जयंती, याद कीजिए पिछले वीक मैंने आपको पढ़ाया था 9 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 दिसंबर को डिसाइड किया था कि अब ये 26 दिसंबर को हर साल वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। वीर बाल दिवस के रूप में, जो कि गुरु गोविंद सिंह के ये 4 पुत्र थे और 26 दिसंबर को मुगलों के खिलाफ लड़ते हुए इन्होंने शहादत दे दी थी 26 दिसंबर को, इसीलिए इन्हीं के यहां पर शहादत के नाम पर वीर बाल दिवस अब हर साल 26 दिसंबर को मनाया जाएगा। और 9 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह की जयंती आती है और 9 जनवरी को ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे 1915 में महात्मा गांधी, इसलिए भारतीय प्रवासी दिवस जो है हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस तो 10 जनवरी को मनाते हैं। 14 सितंबर को याद रखेंगे, 14 सितंबर को हम हर साल राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, ये तो नेशनल युवा दिवस है। और 12 अगस्त को हम विश्व युवा दिवस मनाते हैं, इसको भी आप याद रखेंगे। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। 16 जनवरी को हमने पहली बार स्टार्टअप दिवस मनाया। स्टार्टअप दिवस पहली बार 16 जनवरी को मनाया, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। 10 जनवरी से 16 जनवरी से स्टार्टअप सप्ताह के बारे में भी पूछा जाए तो 10 जनवरी से 16 जनवरी तक हमने स्टार्टअप सप्ताह दिवस मनाया। 19 जनवरी 2022 को एनडीआरएफ ने, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड ने अपना 70वां स्थापना दिवस मनाया 19 जनवरी को ही महाराजा महाराणा प्रताप की जयंती आती है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, जो कि सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर हम 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाते हैं। 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, इस क्वेश्चन में है। 25 जनवरी को पर्यटन दिवस और मतदाता दिवस, यहां पर पर्यटन दिवस भी मनाते हैं हम, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी, गणतंत्र दिवस इसीलिए मनाते हैं हम 26 जनवरी को, यह भी आप ध्यान में रखेंगे। 1930 में पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी, इसलिए हम 26 दिसंबर को ही गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क, यह भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की जयंती आती है और 30 जनवरी को राष्ट्रीय शहीदी दिवस, महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर हम यहां पर ये 29 जनवरी को राष्ट्रीय हिंदी दिवस ये शहीदी दिवस मनाते हैं, है ना। तो इतना सब याद रखेंगे, दिवसों के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहां पर, किसके द्वारा लिखी पुस्तक द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, जिसका विमोचन महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने किया। भगत सिंह कोश्यारी ने, जो कि महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा का विमोचन किया। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? अंकित वर्मा और तुहीन सिन्हा द्वारा यह पुस्तक लिखी गई। उपयुक्त दोनों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अंकित वर्मा और तुहीन सिन्हा, इन दोनों को याद रखेंगे। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा ये पुस्तक लिखी गई। 1-2 नाम और हैं, वो भी आप ध्यान रखेंगे। आरसी गंजू और अश्विनी भटनागर। आरसी गंजू और अश्विनी भटनागर ने ऑपरेशन खात्मा नामक पुस्तक लिखी है। किसने? अश्विनी भटनागर और गंजू यानी आरसी गंजू ने, है ना। अनुपम खेर द्वारा यूर बेस्ट डे इज टुडे, अनुपम खेर द्वारा। सोनू सूद और मीना अय्यर द्वारा आई एम नो मसीहा, सोनू सूद और मीना अय्यर द्वारा। शशि थरूर द्वारा लिखी गई है एन एरा ऑफ डार्कनेस, शशि थरूर द्वारा। PS श्रीधरन पिल्लई द्वारा लिखी गई है ओह मिजोरम किसके द्वारा लिखी गई है? PS श्रीधरन पिल्लई द्वारा। उर्जित पटेल द्वारा ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, उर्जित पटेल द्वारा, है ना। ये सब आप याद रखेंगे। दुनिया का चक्कर लगाने वाली सबसे कम उम्र की पायलट आप देख सकते हो, ज़ारा रदरफोर्ड, है ना। हाल ही में सुर्खियों में थी ये ज़ारा रदरफोर्ड की फोटो भी आप यहां पर देख सकते हो। इन्होंने 52,000 किलोमीटर की यात्रा की, इससे ज्यादा की यात्रा की, जो कि 41 देशों की यात्राएं करके यहां पर ये विश्व का चक्कर लगा चुकी है। सबसे कम उम्र की 19 वर्षीय ज़ारा रदरफोर्ड, है ना। कहां से है ये? बेल्जियम से है। इतना आप याद रखेंगे इनके बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहां पर,
25 जनवरी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक किसने जारी की? 25 जनवरी को वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जारी की। इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है और 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। वाशिंगटन में इसका मुख्यालय है, ये आप याद रखेंगे। वर्ल्ड की ग्रोथ रेट यहां पर ये जारी की है 5.9। वर्ल्ड की ग्रोथ भारत की 2021-22 की 9% की है। IMF का न्यू देश जो शामिल हुआ है, अंडोरा देश शामिल हुआ है, इसको भी याद रखेंगे। IMF की मुद्रा का नाम क्या है? स्पेशल ड्रॉइंग राइट। स्पेशल ड्रॉइंग राइट ये IMF की मुद्रा है। विशेष आहरण अधिकार, इसमें कौन सी मुद्रा शामिल हुई है? युआन मुद्रा को शामिल किया गया है। विशेष आहरण अधिकार, इसमें मुद्रा जो शामिल हुई है ये युआन मुद्रा शामिल हुई है IMF की में। और IMF की पहली उप प्रबंधक निदेशक के बारे में भी सबको पता होना चाहिए, गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ IMF की पहली उप प्रबंधक निदेशक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का प्रमुख जहाज सतह से सतह मार करने वाली पहली मिसाइल लैस से INS खुखरी को किसे सौंपा गया है? जो कि नौसेना 1971 के युद्ध में, भारत पाकिस्तान के युद्ध में ये खो गया था। सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल से लैस IS खुखरी किसे सौंपा गया है? दीव को सौंपा गया है। किसे? दीव को सौंपा गया है। अब यहां पर खुखरी मेमोरियल भी बनाया जाएगा, उस मेमोरियल में इसके पार्ट्स वगैरह ये सब रखा जाएगा, ये आप याद रखेंगे। भारतीय नौसेना का खुखरी जहाज है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहां पर, मॉर्निंग कंसल्ट 2022 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? सबसे लोकप्रिय नेता 2022 के मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार कौन बने हैं? नरेंद्र मोदी बने हैं। हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 71% रेटिंग में सबसे ऊपर रहे हैं। 71% रेटिंग में सबसे ऊपर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को भी देख लीजिए, 43% रेटिंग के साथ छठे स्थान पर है। ये छठे स्थान पर है। अंतरराष्ट्रीय हॉकी, इसके अलावा जो अलग रैंकिंग हमें भारत में मिली है वर्ल्ड लेवल पर, उसको भी हम देख लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा 2021 द्वारा जारी महिलाओं की रैंकिंग में 9वें स्थान पर महिलाएं रही हैं और प्रथम स्थान न्यूजीलैंड को मिला है। यही अंतरराष्ट्रीय महासंघ द्वारा 2021 की जारी महिलाओं की रैंकिंग में 9वें स्थान पर और प्रथम स्थान न्यूजीलैंड। और यही रैंकिंग में पुरुषों में जो रैंकिंग मिली है पुरुषों को, वो तीसरा स्थान मिला है पुरुषों को, प्रथम स्थान ऑस्ट्रेलिया को मिला है। वाडा द्वारा 2021 में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे बड़े डोपिंग उल्लंघनकर्ता की सूची में भारत तीसरे स्थान पर है। पहला रूस है, सबसे ज्यादा उल्लंघनकर्ताओं की सूची में रूस सबसे ऊपर है और तीसरे नंबर पर यह हमारा भारत है ना। हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार जारी यूनिकॉर्न कंपनियां खड़ी करने में लिस्ट में भारत तीसरे स्थान पर है। इसमें भी तीसरे स्थान पर है कंपनियां खड़ी करने में, है ना। और सबसे अव्वल जो है वो अमेरिका है, इनको ध्यान में रखेंगे। विश्व प्रतिभा रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में जो रैंक मिली है, यानी वर्ल्ड ग्लोबल यानी ग्लोबल टैलेंट रैंकिंग, यानी इस रिपोर्ट में जो हमारे भारत का सूचकांक है वो 56वां है, यानी स्थान जो है वो 56वां स्थान है। पहला स्विट्जरलैंड में है, टैलेंट में बात हो रही है ना। 56वां स्थान है भारत का, सबसे पहला स्विट्जरलैंड है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहां पर, भारतीय किसान उर्वरक सहकारी इफ्को के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इफ्को के नए अध्यक्ष बने हैं दिलीप संघानी। कौन बने हैं? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, दिलीप संघानी अभी इफ्को के नए अध्यक्ष बने हैं। बलविंदर सिंह नकई का ये स्थान लेंगे। कौन? दिलीप संघानी इफ्को के नए अध्यक्ष बने हैं। इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। स्थापना 3 नवंबर 1967 को हुई थी। इंडिया यामाहा मोटर प्राइवेट लिमिटेड के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। अभी हाल ही में जो नियुक्तियां हुई हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। ईशिन चिन्हा जो है ये इंडियन यामाहा मोटर प्राइवेट लिमिटेड के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फिक्की के नए चेयरमैन बनाए गए हैं संजीव मेहता। कौन बनाए गए हैं? संजीव मेहता। डिज्नी के 98 साल के इतिहास में डिज्नी
डिज्नी बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है सुजैन अर्नाल्ड। कौन? सुजैन अर्नाल्ड जो है 98 साल के रिकॉर्ड में डिज्नी बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है सुजैन अर्नाल्ड। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक जो बने हैं शील वर्धन सिंह बने हैं, जो कि CISF के ये महानिदेशक बने हैं। याद रखेंगे राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड के जो महानिदेशक बने हैं वो अतुल करवाल बने हैं हाल ही में। भारत के नए नौसेना प्रमुख नेवी चीफ बने हैं R हरि कुमार। कौन? R हरि कुमार। ये सभी नियुक्तियों के बारे में आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रह जाती हैं। 25 जनवरी को बिपिन रावत समेत कितनों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, कितनों को किया गया? 4 को सम्मानित किया गया बिपिन रावत समेत। अब ये पद्म जो पुरस्कार दिए जाते हैं वो 26 जनवरी को दिए जाते हैं, इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। और 4 लोगों को कौन कौन है वो किन्हें किन्हें मिला है? प्रभा अन्ने, यहां पर देख सकते हो प्रभा अन्ने जो कि महाराष्ट्र से हैं। कहां से हैं? महाराष्ट्र से हैं। कला क्षेत्र में इन्हें दिया गया है। जनरल बिपिन रावत को तो सब जानते ही हैं, सिविल सर्विसेज के लिए मिला है। यूके से हैं ये, उत्तराखंड से थे, है ना, बिपिन रावत सिविल सर्विस के लिए। और कल्याण सिंह यूपी से जो कि लोक कल्याण के लिए नाम से भी रिलेट कर सकते हो, लोक कल्याण में इन्हें क्षेत्र में दिया गया है कल्याण सिंह को यूपी से। और यूपी से ही राधेश्याम है, साहित्य और शिक्षा के लिए दिया गया है, साहित्य और शिक्षा के लिए। ये चारों को आप याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए पद्म भूषण को पढ़ लेते हैं। 17 लोगों को दिया गया। कितने? 17 लोगों को। ये टोटल मिलाकर के है ना पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री 128 लोगों को मिला है। कितना? 128 लोगों को। 4 यहां पर पद्म विभूषण दिए गए, 17 लोगों को यहां पर पद्म भूषण दिया गया और 107 लोगों को पद्म श्री दिया गया। अब यहां पर 17 में से ये इंपॉर्टेंट है हमारे गुलाम नबी आजाद, पब्लिक अफेयर जम्मू कश्मीर से, इन्हें मिला है पद्म भूषण। राजीव महर्षि सिविल सेवा के लिए मिला है। सत्य नडेला जो कि माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं, व्यापार और उद्योग में मिला है। सुंदर पिचोई गूगल के CEO हैं, व्यापार और उद्योग में मिला है। साइरस पूनावाला जिन्होंने ये वैक्सीन बनाई है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के ये अध्यक्ष हैं, इसमें काफी योगदान रहा था वैक्सीन बनाने में, ये भी आप याद रखेंगे, साइरस पूनावाला को मिला है पद्म भूषण। देवेंद्र झाझरिया पैरा ओलंपिक गेम से संबंध रखते हैं, भाला फेंक में, है ना, जेवलिंग थ्रो में रजत पदक जीता था इस साल इन्होंने इस ओलंपिक में। याद रखेंगे देवेंद्र झाझरिया कहां से हैं? राजस्थान से हैं। ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है पद्म भूषण में, है ना। और पद्म श्री में जो इंपॉर्टेंट है 107 लोगों में से, ये भी हम देख लेते हैं। प्रमोद भगत, ये याद रखेंगे, पैरा बैडमिंटन में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था अभी हाल ही में, प्रमोद भगत ने। नीरज चोपड़ा भाला फेंक में जो कि पानीपत, ये हरियाणा से हैं, गोल्डन बॉय सभी जानते हैं इसके बारे में। तो वंदना कटारिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की उत्तराखंड में ये ब्रांड एम्बेसडर भी बनाई गई है हाल ही में। कहां से हैं? उत्तराखंड से हैं। हॉकी इनका जो खेल है इससे संबंध रखती हैं। अवनी लेखरा जो कि शूटिंग खेल से संबंध रखती हैं और ये गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आई थी अभी ये ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में, है ना। और सोनू निगम जो है ये सिंगर हैं, कहां से हैं? फरीदाबाद हरियाणा से हैं, इन्हें भी पद्म श्री से नवाजा गया है। तो ये सब आप याद रखेंगे, पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण के बारे में, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहां पर, हाल ही में किसने 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप जीती है? 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप लद्दाख ने जीती है। यहां पर मेंशन भी है आंसर। इसका आयोजन हिमाचल प्रदेश में हुआ था और विजेता लद्दाख और उपविजेता चंडीगढ़ रहा है ना। लद्दाख का नया राज्य पशु जो है बनाया गया है हाल ही में, हिम तेंदुआ, जिसे स्नो लेपर्ड बोल देते हैं। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, कहां पर है? ये लद्दाख में है, ये भी आपको ध्यान में रखना है और ये सब डिटेल में आप याद रखेंगे। लद्दाख ने अभी राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप जीती है। कौन देश मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक निर्यातक है? मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक निर्यातक कौन सा देश है? तो ये भारत है। अभी हाल ही में चर्चा है, क्यों चर्चा है? इसने स्पाइस एक्सचेंज पोर्टल लॉन्च किया है। स्पाइस एक्सचेंज पोर्टल लॉन्च किया है जो कि मसाला का एक पोर्टल होगा, जो कि मसाला बोर्ड ने इसे लॉन्च किया है और इस पोर्टल पर जो है सभी प्रकार के मसालों की खरीद और बिक्री के लिए मीटिंग होंगी, तो इसलिए इसको ये लॉन्च किया गया है। मुख्यालय कहां पर है? कोची केरल में है। कहां पर है? कोची केरल में है। और स्थापना
1987 में हुई थी मसाला बोर्ड की भारत के, और इसका जो मुख्यालय है वो कोची केरल में है। इतना सब आप डिटेल में याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 23वां प्रश्न है, प्रसिद्ध नृत्यांगना मिलिना साल्वनी। मिलिना साल्वनी का भी हाल ही में निधन हुआ है। वह किस राज्य से संबंध रखती थी? तो ये केरला राज्य से संबंध रखती थी और नृत्यांगना थी कथकली। याद रखना, कथकली इनका नृत्य था जो कि केरला राज्य से संबंध रखती थी। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। ये फोटो है मिलिना साल्वनी की, ये दोनों फोटो मिलिना साल्वनी की है ना। और समाज सेवी सिंधु ताई, लास्ट वीक मैंने आपको पढ़ाया था, महाराष्ट्र से थी ये समाज सेवी सिंधु ताई। इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। फिल्म निर्माता विजय गलानी का भी हाल ही में निधन हुआ है। ये फोटो है विजय गलानी की, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। कथक नृत्यक, प्रसिद्ध कथक नृत्यक ये पंडित बिरजू महाराज, इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ है, उत्तर प्रदेश से थे। कमाल खान, बड़े कमाल के ये पत्रकार थे। कमाल खान एनडीटीवी न्यूज चैनल के पत्रकार थे, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। इनको भी आप याद रखिएगा। तो सभी के बारे में आपको ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, प्रधानमंत्री मोदी कहां पर रामानुजाचार्य की 216 फुट की प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया जाएगा? कहां पर किया जाएगा? हैदराबाद में। कहां पर? हैदराबाद में रामानुजाचार्य की 216 फुट की प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण कब किया जाएगा? 5 फरवरी को। कब? 5 फरवरी को इसका अनावरण किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। 2 मूर्तियों का यहां पर अनावरण किया जाएगा। एक 120 किलो गोल्ड की बनी होगी जो मंदिर के अंदर रखी जाएगी, है ना, मंदिर के अंदर रखी जाएगी, 120 किलो गोल्ड के साथ बनी होगी। और ये बाहर 216 फुट की लगाई जाएगी प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। रामानुज 11वीं शताब्दी के संत, महात्मा और क्रांतिकारी समाज सुधारक थे, इनको देख लीजिएगा। और कारगिल में एक और याद रखेंगे आप, जो अभी विक्रम बत्रा की प्रतिमा का अनावरण भारतीय सेना द्वारा किया गया। कहां पर? पालमपुर, हिमाचल प्रदेश में। कौन थे ये? कारगिल युद्ध के नायक थे कैप्टन विक्रम बत्रा, जिनकी प्रतिमा को पालमपुर में हिमाचल प्रदेश में इसका अनावरण किया गया। किसके द्वारा? भारतीय सेना द्वारा। ये भी आपको याद में रखना है ना। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश का पहला जेरी गांव को दूध गांव घोषित किया है? तो कहां का है ये? जम्मू कश्मीर का है। कहां का है? जम्मू कश्मीर का। इस गांव की कमाई का साधन क्या है? दूध है, जो कि ये बहुत ही अच्छा साधन है और दूध से बने प्रोडक्ट ही इनका ये वित्तीय साधन है। ये सब आप याद रखेंगे। दूध की बात होती है तो श्वेत क्रांति की बात होगी, तो वर्गीस कुरियन जो है श्वेत क्रांति के ये जनक हैं। और ऑपरेशन फ्लड जो है, ये जो है श्वेत क्रांति से संबंधित है, यानी दूध से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। और विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस और विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। इन सब क्वेश्चंस के बारे में बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, ये हमारे सबको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL के नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? इसमें यह पूछा है पुष्प कुमार जोशी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुष्प कुमार जोशी HPCL के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। मुकेश कुमार का ये स्थान लेंगे। किसका लेंगे? मुकेश कुमार का, पुष्प कुमार जोशी, आपको याद रखना है। और अदर हमारी जो ऑयल कंपनियां हैं उनके CEO के बारे में देख लेते हैं कौन कौन है। ऑयल एंड नेचर गैस ONGC की पहली महिला अध्यक्ष बनी है अलका मित्तल। अलका मित्तल जो है ONGC की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन बने हैं VK त्रिपाठी, विनय कुमार त्रिपाठी, याद रखेंगे, रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन हैं। और भारत की नई महारत्न कंपनी कौन सी है? ये पावर फाइनेंस, 11वीं ये महारत्न कंपनी है पावर फाइनेंस कंपनी, जो कि ये नई महारत्न कंपनी बनी है। तेल निर्यातक संगठन कहां पर है? ये तेल निर्यातक देशों का जो संगठन है ये वियना ऑस्ट्रिया में है। कहां पर है? वियना ऑस्ट्रिया में है। इफ्को के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं दिलीप संघानी। अभी मैंने आपको पीछे पढ़ाया एक क्वेश्चन के माध्यम से, विश्व का पहला नैनो यूरिया विकसित किया था इन्होंने। और ये इफ्को के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं दिलीप संघानी, ये याद रखेंगे, है ना। चलिए 27 नंबर हमारा क्वेश्चन है। हाँ, कुछ और नियुक्तियां हम यहां पर देख लेते हैं। एस सोमनाथ इसरो के नए चीफ बनाए गए हैं। सुभाष सरकार ने अभी हाल ही में स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार का आरंभ किया है। रघुवेंद्र तंवर ICHR के नए अध्यक्ष बने हैं। इंदु मल्होत्रा प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले जांच समिति की ये अध्यक्ष बनाई गई है, इंदु मल्होत्रा। विक्रम देवदत्त एयर इंडिया के नए CMD बने हैं। विक्रम देवदत्त नए
एयर इंडिया के नए CMD बने हैं। मनोज पांडे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सभी, मैं पीछे आपको लास्ट वीक में पढ़ाकर भी आया था। मनोज पांडे भारतीय थल सेना के उप प्रमुख, भारतीय थल सेना के उप प्रमुख, ये सब आपको डिटेल में याद रखना है। एक क्वेश्चन और रहता है हमारा यहाँ पर, 2 क्वेश्चन और। हाल ही में कौन सा राज्य सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च करने वाला राज्य कौन सा बना है? तो कर्नाटक जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है EVGC के लिए। एनिमेशन इसकी फुल फॉर्म है, एनिमेशन विजुअल इफेक्ट ग्राफिक्स कॉमिक्स, ये आप याद रखेंगे। एनिमेशन विजुअल इफेक्ट ग्राफिक्स कॉमिक्स इसकी फुल फॉर्म है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है। इनोवेट कर्नाटक द्वारा स्थापित किया जाएगा। विजयनगर को भी आपको याद में रखना है, कर्नाटक का 31वां जिला, अभी हाल ही में बना है 31वां जिला। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव और गायिका संध्या ने पद्म पुरस्कार लेने से मना कर दिया? पद्म पुरस्कार लेने से मना किया है किन दोनों ने? बुद्धदेव ये तो पूर्व मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल के, और ये पश्चिम बंगाल की ये गायिका है संध्या नाम से, इन्होंने मना कर दिया पद्म पुरस्कार लेने से। इन्हें पद्म श्री के लिए नामित किया गया था, पद्म श्री के लिए, और इन्हें पद्म भूषण के लिए नामित किया गया था मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव और ये गायिका संध्या। ये थे हमारे 27 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वीकली करंट अफेयर के। तो अब मिलते हैं, पूरे महीने के हम पढ़ेंगे, उसमें बहुत ही मजा आने वाला है, तो वेट करिएगा। अभी जो 1 तारीख को हम पूरी की पूरी ये वीडियो डाल देंगे मंथ की, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।